चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल का जो वीडियो लेक्चर था, जैसा कि उसमें आपने जो नागरिक शास्त्र कक्षा 12वीं का इसके पैटर्न के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब कुछ प्रश्नों के बारे में भी हमने देखा था, मतलब पैटर्न जो है उसका हमने देखा था। उसी के क्रम में आज जो है जो चैप्टर आपका एक है समकालीन विश्व में राजनीति, उसमें जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत, ये चैप्टर इसको लेकर आए हैं, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका इस चैप्टर का पार्ट जो है पार्ट 1 है, इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम जो है क्या पढ़ेंगे, मैं आपको एक संक्षिप्त में मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए इसमें हम जो है दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पूंजीवाद के बारे में पढ़ेंगे। पूंजीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, साम्यवाद क्या है समय। इसके साथ साथ जो सोवियत संघ है आपका, सोवियत संघ का निर्माण और विघटन इसको जो है हम देखेंगे। इसके साथ साथ शॉक थेरेपी मॉडल क्या है, शॉक थेरेपी मॉडल क्या है, इसको हम देखेंगे। मॉडल क्या है, ठीक है। और गोर्बाचेव के बारे में, गोर्बाचेव जो थे ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे थे सोवियत संघ के, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, देखिए आपने एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक क्या थे, ये एक दार्शनिक थे। इन्होंने विचारधारा जो एक दिया था पूंजीवाद के प्रति, पूंजीवाद, इसके विरोध में एक विचार कही। इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हमारी दुनिया है, यहाँ पर तब तक अमीर गरीब बेरोजगारी भूखमरी ये तब तक रहेगी जब तक पूंजीपति हो रहेंगे। तो ये चाहते थे कि एक ऐसी हिंसक क्रांति हो जिससे क्या हो सके, पूरे विश्व के जितने भी संसाधन है, चाहे वो भूमि हुआ, पैसे हो गए, मकान हो गया, इत्यादि जो कुछ भी हो, उसको क्या हो के समान रूप से समान लोगों में वितरण हो के, यानी समान रूप से सभी में वितरण हो, जिससे कोई बहुत अमीर ना हो, कोई बहुत गरीब ना हो। यानी एक पहले तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी मजदूर हैं, किसान हैं, कारीगर हैं, अन्य लोग हैं, ये लोग एकजुट हों, और एकजुट होने के बाद ये क्या करें, जो उद्योगपति हैं, अमीर हैं, ये अन्य जितने भी लोग हैं उनके प्रति एक हिंसक एक क्रांति करे। और क्रांति करने के बाद जो भी उनके पास संसाधन है, भूमि है, जमीन है, मकान है, पैसे इत्यादि को एक संग्रहण किया जाए, एक जगह क्या किया उसको इकट्ठा किया जाए। कुछ इस तरीके से इकट्ठा करने के बाद उस संपत्ति को जितने भी मजदूर है, किसान है, कारीगर, सब में सभी वर्ग में समान रूप से क्या किया जाए, उसका वितरण किया जाए। और वितरण करने के बाद वितरण कर दिया जाए, जिससे कोई अमीर ना हो, कोई, मैं यहाँ लिख दूं, बहुत अमीर ना हो, बहुत अमीर ना
बहुत अमीर नहीं या बहुत गरीब नहीं, कोई ना हो, सब समान रूप से हो। इसके साथ साथ एक ऐसी कानून व्यवस्था लाया जाए जिससे कोई अगर यदि अमीर होना भी चाहे, बहुत ज़्यादा उसके पास संपत्ति का संकेंद्रीकरण हो सके, जैसे संपत्ति का संकेंद्रीकरण ना हो सके, ऐसी व्यवस्था हो, यानी अर्थव्यवस्था संबंधी जितने भी अधिकार हैं आर्थिक रूप से सब सरकार के पास हो, और कहीं भी अमीर गरीब, कोई बहुत अमीर ना हो, कोई बहुत गरीब, यानी सब समान रहे, यानी लगभग सब में 9-7 का फर्क रहे, 9-7 का ही फर्क रहे, कोई 21 और 2 का या 1 का जो है फर्क ना रहे, ऐसा क्या समाज रहे। ये किसने ये सिद्धांत दिया? एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये सिद्धांत दिया। और एक इसी सिद्धांत पे क्या हुआ, जो हमारा एशिया है, मैं आप इसको इरेज कर दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में क्या हुआ, उस वर्ष 1917 में जो हमारा पूर्वी यूरोप है और जो हमारा मध्य एशिया का क्षेत्र है, यानी अगर हम ये देखें, जो हमारा ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पूर्वी, ये वाला जो हमारे ये पूर्वी यूरोप है और ये मध्य एशिया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर किसान, मजदूर, कारीगर, जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे, इन्होंने मिलकर एक 1917 में एक हिंसक क्रांति की, एक क्रांति हुई और एक संस्था का गठन हुआ, एक संघ का गठन हुआ। ये कौन सी क्रांति थी? 1917 में जो क्रांति हुई उसको बोलेविक क्रांति कहते हैं। ये क्रांति हुआ था पूंजीवाद के विरोध में। क्या? पूंजीवाद के विरोध में, यानी 1917 में जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति हुई थी पूंजीवाद के विरोध में, कि पूरे विश्व में जितने भी पूंजीपति हैं, जितने भी पूंजीवाद हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति का संकेंद्रीकरण है, उनके पास इकट्ठा इतनी संपत्ति कि उनके 100 पीढ़ी भी आराम से बैठ के खा सकते, इतनी संपत्ति है। किसी के पास जिले के या गांव के पास खूब जमीन है, मकान है, या बहुत संपत्ति है, ठीक है। उनका उद्देश्य था कि उनका नाश हो, उन उद्योगपतियों का नाश हो, उन पूंजीपतियों का जो क्या नाश हो, और संपत्ति का समान रूप से सभी में वितरण हो, क्योंकि इनका मानना था कि गरीबी विश्व में तब तक रहेगी जब तक अमीर रहेंगे, ठीक है। इसलिए एक सेकंड जरूर जे मैं कैमरा चेक कर लूं। ठीक है, इसलिए मानते थे कि विश्व में अमीर गरीब तब तक रहेगा जब तक बड़े पैमाने पर किसी के पास संपत्ति का संकेंद्रीकरण हो। जैसे मान लिया पूरे विश्व में इतनी संपत्ति है, अब इतनी में से कोई ये इतनी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के पास है, मान ले 10 लोग के पास है, इतनी जो बची कुची ये जो संपत्ति है, अब ये जो है, अब ये जो बची कुची ये जो संपत्ति है, इस पे आप कह सकते हैं 100 करोड़ लोग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है गरीबी तो रहेगी। ये मानते थे कार्ल मार्क्स, तो कहते थे एक हिंसा ऐसी क्रांति हो जिससे इन उद्योगपतियों, इन अमीरों को हटाया जाए और सब पे क्या इस संपत्ति का समान रूप से समय उसको बांटा जाए, और एक ऐसी कानून व्यवस्था है जिससे कोई अमीर ना हो सके। जैसे अपने भारत का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप यूपी का देख लीजिए। जैसे यूपी में क्या है, जमीन का किसी पर यानी भूमि का किसी का बहुत ज्यादा संकेंद्रीकरण ना हो सके, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का भूमि का कानून है कि कोई भी व्यक्ति कृषि योग्य भूमि 62 बीघे से ज्यादा 62 बीघे से
ज़्यादा अपने नाम नहीं रख सकता है, यानी अब उसके नाम नहीं हो सकता, वह रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है। जबकि यहीं पर अगर राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर 243 से लेकर 263 बीघे की जमीन कोई व्यक्ति अपने नाम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है, क्योंकि वहाँ थोड़ी जमीन कम उपजाऊ है, उर्वरकता के आधार पर ये नापा गया था। मतलब हर राज्य सरकार का अपना अपना है। यूपी में क्या कि कोई भी व्यक्ति 62 बीघे से ज्यादा क्या खेती योग्य भूमि अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, रख नहीं सकता है। ऐसा क्यों कानून व्यवस्था बनाया गया यूपी में? ताकि किसी व्यक्ति पास यदि बहुत अधिक संपत्ति हो, तो बहुत अधिक भूमि को अपने नाम ना कर सके। नहीं तो ऐसे क्या होगा, जिस व्यक्ति पास मान लीजिए 10,000 करोड़ है, वो तो पूरा जिले का जिला ही वो तो खरीद लेगा। वो क्या करेगा, जिले के जमीन ही खरीद लेगा, तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? तो इससे क्या होगा, एक व्यक्ति के पास पूरी संपत्ति जो है वो जमा होगी, वहीं पे दूसरे के पास होगा भी नहीं। तो ऐसा ना हो, तो हमने भी क्या किया, यहाँ पर किसी पास संपत्ति का संकेंद्रीकरण ना हो सके, इकट्ठा ना हो सके, इसलिए हमने ये भी भूमि संबंधी कानून बना कर रखा है कि यूपी में 62 बीघे ज्यादा खेती योग्य कोई भूमि नहीं रख सकता। राजस्थान में 243, 262, 63 बीघे जमीन है। तो हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे कोई व्यक्ति इससे ज्यादा क्या कोई संपत्ति नहीं रख सकता था। वैसे कार्ल मार्क्स कहते थे पहले एक हिंसक क्रांति हो, क्रांति के बाद सारे किसान मजदूर जो मिलकर करें उद्योगपतियों के प्रति, और सभी उन संपत्ति को इकट्ठा किया जाए और सब में समान रूप से बांटा जाए, और बांटने के बाद एक ऐसी व्यवस्था लिया जाए जिससे कोई बहुत अमीर या बहुत गरीब ना हो। तो इसी के संदर्भ में सन 1917 में आपका जो बोल्शेविक है, ये क्रांति बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई। और 1917 में जब क्रांति हुई तो टोटल 1915 जब क्रांति हुई तो टोटल क्या हुआ, 15 गणराज्य 15 ऐसे गणराज्य जो स्वतंत्र थे, उन लोगों ने एकजुट हुए और मिले और एक संघ की स्थापना की जिसका नाम सोवियत संघ रखा गया। मैं इसको इरेज कर दूं, फिर आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। सोवियत, ठीक है। तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, 1917 क्रांति हुई और सोवियत संघ का निर्माण हुआ। सोवियत संघ का निर्माण 15 गणराज्यों ने मिलकर किया, 15 गणराज्यों के मिलन से, यानी 15 गणराज्यों के मिलन से इस सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। इसका उद्देश्य था पूंजीपतियों एवं अमीरों का नाश और समय समान रूप से इसका वितरण हो। 1917 में जब ये क्रांति हुई, सोवियत संघ जब बना, तो शुरुआती दौर में इस सोवियत संघ ने क्या किया, अपने क्षेत्र में जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, रोजगार हुआ, परिवहन हुआ, व्यापार हुआ, उद्योग हुआ, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, फिर और अन्य चीजों को ले लो, ऊर्जा हुआ इत्यादि। इसमें खूब अच्छा खासा इसने विकास किया, यानी गरीबी हटी, बेरोजगारी को कम किया, और शिक्षा में अच्छा खासा इसने निवेश किया। शिक्षा में उसने प्रोत्साहन दिया, स्वास्थ्य की स्थिति को मजबूत किया, रोजगार को सुनिश्चित किया, परिवहन को जैसे रेल हुआ, सड़कें हुआ, उसको अच्छा किया गया, व्यापार को किया गया। यानी इस सोवियत संघ के निर्माण से जो भी इसके अंतर्गत जो आम जनता आते थे, उनको सोवियत संघ ने अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, पशुपालन, कृषि, उद्योग में अच्छा खासा इनको प्रॉफिट दिया, एक सुविधा दिया। और जो सोवियत संघ था जब ये बना था, तो सोवियत संघ संसाधनों में एकदम भरपूर था, यानी इसके पास किसी भी संसाधन की कमी नहीं थी, चाहे वो कोयला हुआ, इस्पात यानी स्टील हुआ, लौह हुआ इत्यादि, यानी
जितने भी कुछ थे इस पे क्या था, सोवियत संघ जो था एकदम विकसित है, इसको किसी चीज की कमी नहीं थी। और शुरुआती तो इसमें अच्छा खासा खूब विकास किया और ये आगे चलता रहा। ठीक है, चलता रहा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी विश्व युद्ध यानी सेकंड विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जब समाप्त हो गया दूसरे विश्व, तो दूसरे विश्व युद्ध होने से पहले विश्व में दो महाशक्तियां थी, एक फ्रांस दूसरा ब्रिटेन। यानी दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ से पहले विश्व में दो महाशक्तियां थी, एक ब्रिटेन और फ्रांस। युद्ध के समाप्ति के बाद ये दोनों महाशक्तियां पूरी तरह से लड़खड़ा गए, लगभग महाशक्ति ये समाप्त हो गए। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध से पहले दो ऐसे देश या संघ कह रहे, दो ऐसे देश, एक यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर सोवियत संघ। ये दूसरे विश्व युद्ध से पहले ये सामान्य देश थे, कोई बहुत बड़े आर्थिक रूप से कोई मजबूत शक्ति नहीं थे, या सैन्य रूप से कोई मजबूत शक्ति नहीं थे। यानी दूसरे विश्व युद्ध से पहले हम ये कहें, अगर आप 1939 ले लें, 1939 से पहले, अगर देखिए 1939 से पहले ये जो ब्रिटेन था और फ्रांस था, ये दुनिया में दो सबसे बड़ी महाशक्ति रूप से, चाहे आर्थिक रूप से ले ले, चाहे प्रशासनिक रूप से ले ले, चाहे सैनिक रूप से ले, ये बहुत ताकतवर देश थे एवं महाशक्ति के रूप में थे। उस समय 1939 के समय था, ये जो हमारा अमेरिका था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और जो सोवियत संघ था, ये एक सामान्य देश थे। आर्थिक रूप से भी बहुत बड़े देश नहीं थे, तकनीकी रूप से भी बहुत बड़े देश नहीं थे, सैन्य रूप से भी बहुत मजबूत नहीं थे, यानी एक सामान्य देश थे, यानी इनसे कम ही थे ये 1939 से पहले अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध ये जब समाप्त होता है, जब ये दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो दोनों देश जो महाशक्ति थे ये पूरी तरह से ये समाप्त हो जाते हैं, ये खत्म हो जाता है। आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर होते हैं, प्रशासनिक रूप से भी कमजोर होते हैं, सैन्य रूप से भी ये कमजोर होते हैं। और इन दोनों देश का जो जगह है वो कौन ले लेते हैं, इन दोनों देशों का जो जगह है वो ये दो देश है वो ले लेते हैं। कौन? अमेरिका और सोवियत संघ ले लेते हैं, सोवियत संघ ले लेते हैं। जो कि सोवियत संघ बना ही था, सोवियत संघ का निर्माण ही इस वजह से हुआ था कि पूंजीपतियों का नाश हो, अमीरों का नाश हो, और जो अमेरिका था ये पूंजीवाद का समर्थन करता था। ठीक है, अमेरिका अगर आर्थिक रूप से उस समय महाशक्ति था, उद्योगों का विकास हुआ था, तो अमेरिका एक पूंजीवादी देश था, जहाँ पर एक से उद्योगपति हुए, अमीर हुए, बड़े पैमाने पर वहाँ विकास हुआ था। क्योंकि जो अमेरिका जो था, जिस यूरोप के हिस्से में पड़ता था, अमेरिका जो है जिधर पड़ता था आपका, अगर अमेरिका को एक छोटा सा अगर मैप बना कर अगर देखें, अमेरिका जिधर आपका जो पड़ता था अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, तो अमेरिका जिस स्थान पर पड़ता था वहाँ के आसपास के जितने भी देश थे, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति 15वीं से लेके 16वीं 17वीं ईसा पूर्व तक अच्छे खासा एक क्या हुआ था, वहाँ पर क्रांति हुई थी, उद्योगों का विकास हुआ था, बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास हुआ। और बड़े पैमाने पर अमेरिका के जैसे बहुत से देश, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, पोलैंड हुआ, ऐसे ना जाने बहुत सारे देशों के पास, यहाँ के लोगों के पास जो संपत्ति का संकेंद्रीकरण हुआ, संपत्ति का क्या हुआ, संकेंद्रीकरण हुआ, इनके पास खूब संपत्ति का क्या हुआ, संकेंद्रीकरण हुआ। और जो कि सोवियत संघ 1917 में बना ही था इनके विरोध में, इनके समाप्ति के लिए। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि जो सोवियत संघ था, अमेरिका था, इन दोनों की विचारधारा की वजह से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। मैं अभी आपको इरेज करके मैं आपको बताता हूँ, आप कुछ इस तरीके से समझे। कुछ आप इस तरीके से समझे, जो अमेरिका था, जो आपका
यूएसए था, ये पूंजीवादी देश था, पूंजीवादी देश। वहीं पर जो यूएसआर था, यूएसएसआर साम्यवादी देश था। ठीक है, ये जो देश था ये पूंजियों का ये जो यूएसए था ये पूंजीवादी देश था। यहाँ के जितने भी आबादी थे उनके पास अच्छा खासा एक संपत्ति का संकेंद्रीकरण था, अच्छा संपत्ति, भूमि, या ना जाने आर्थिक रूप से ये जो लोग थे अमेरिका के वो बहुत मजबूत थे। यानी आप बहुत कम पैमाने पर बेरोजगारी नहीं थी, गरीबी नहीं थी, बड़े पैमाने पर विकास हुआ था, बड़े पैमाने पर विकास हुआ था। ये विकास किधर होता है? ये विकास उद्योग के क्षेत्र में हुआ था, परिवहन के क्षेत्र में हुआ था, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ था, अन्य जितने भी क्षेत्र थे। अब अमेरिका के गुट में आए जितने भी देश थे उन्होंने बड़े पैमाने पर इन सभी चीजों का विकास किया था। इनके पास एक अच्छा खासा संपत्ति का संकेंद्रीकरण था। एक सेकंड जरूर रुक जाइए, मेरा कैमरा चेक